हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज आप सभी के इंतजार की घड़ियां होगी खत्म। मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का जब मैंने वीडियो को अपलोड किया है तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि सर आप जो है सो वो इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, यानी इसका जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, उसको सर कब आप अपलोड करोगे। ठीक है, तो वो इंतजार की घड़ी आज खत्म हुई। आज हम लोग 12th के अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर का जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन आपको आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले, ठीक है, उन सभी को हम लोग आज लेकर आए हुए हैं। और आज का ये जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। और उसके पीछे कारण ये है कि आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो निश्चित ही वो क्वेश्चंस मेरे इसी क्वेश्चन में से होंगे जो आज हम लोग इस सेशन को करने वाले हैं। मतलब आज के इस सेशन से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो आप सोच लो कि ये सेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये आप सभी के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो पाए। ठीक है, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो भाई सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अब जिन बच्चों को ऐसा लगे कि वो लोगों को इंग्लिश में नहीं हो पाएगा, भाई वो इंग्लिश में आंसर नहीं लिखेंगे, उनको हिंदी में लिखना है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके लिए अगले ही पेज पर हम लोगों ने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी लिख दिया है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं भाई कि इसकी विशेषताएं क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करोगे, भाई मेरे लिखना स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन के आंसर को, तो सबसे पहले आप इस बात को लिख ही देना कि भाई, क्योंकि ये आपका एक लाइन एकदम वो अवश्य क्वेश्चन से ही निकल के आता है और वो एक लाइन आपको फ्री में मिल जाना है। ठीक है, क्योंकि कॉपी भी तो भरना है ना हम लोगों को, दिखेगा कैसे कि हम लोगों ने आंसर इतना बड़ा लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कि भाई इसके जो फीचर्स हैं, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फॉलोइंग है, यानी यहाँ पे लिखा गया है मेंशन्ड बिलो, मतलब नीचे लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों बात में से किसी को भी लिख सकते हो। अब है फर्स्ट, इट इज सिमिलर टू अ कैश बुक। ये किसके जैसा होता है? कैश बुक के जैसा होता है। वेयर इन द रिसिप्ट्स आर ऑन द डेबिट साइड एंड द पेमेंट्स आर ऑन द क्रेडिट साइड, यानी इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये कैश बुक के जैसा होता है और सारे रिसिप्ट्स को इसके डेबिट वाले साइड में और सारे कैश पेमेंट को इसके क्रेडिट वाले साइड में हम लोग दिखाते हैं। अगर आप लोग चाहो तो केवल इस ऑप्शन को, केवल इस नंबर को, 1 नंबर का जो फीचर है उसको 2 भाग में 2 फीचर बना के लिख सकते हो। आप ऐसे लिखोगे कि इसके सारे रिसिप्ट्स को हम लोग डेबिट वाले साइड में लिखते हैं, और फिर दूसरा बनाओगे कि हम लोग सारे कैश पेमेंट को हम लोग क्रेडिट वाले साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, यानी वो कौन से फाइनेंशियल पीरियड से है इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जितना सारा कैश रिसिप्ट होगा और जितना सारा कैश पेमेंट होगा उन सभी को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, उन सभी को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे भाई? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, कहां से, कौन से ईयर से, ये मतलब हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। आगे है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ अ कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर आर सर्टेन टर्म्स इंक्लूडेड। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब है कि चाहे हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आने वाला आइटम है, फिर चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रिवेन्यू नेचर का हो, दोनों को रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने फैन खरीदा है, एसी खरीदा है, या फिर किसी हैवी मशीनरी को खरीदा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि हम लोगों ने एसेट को खरीदा है। या फिर हम लोग सैलरी पे करें, कमीशन पे करें, इंटरेस्ट पे करें, रेंट का अमाउंट पे करें, तो ये हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन लिखना हम लोगों को दोनों है, चाहे वो इनकम को लेकर आप देखो यानी रिसिप्ट्स को लेकर देखो या फिर पेमेंट को लेकर देखो। तो इसमें कौन कौन से नेचर के चीजों को रिकॉर्ड करते हैं भाई? रिवेन्यू और कैपिटल दोनों।
और यहाँ से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी निकल के आ गया है। ठीक है, आप अगर इसको याद कर लेते हो तो निश्चित ही इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा। आगे है नॉन कैश आइटम्स such as depreciation, outstanding expenses और accrued income are not recorded। यानी इसमें यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग किसी भी नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, फिर चाहे वो डेप्रिसिएशन हो या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, एक्रूड इनकम हो, किसी को भी नहीं भाई। जो भी कोई क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को हम लोग कैश बुक में लिखते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट मेड आउट इन कैश और थ्रू ए बैंक ट्रांजेक्शन। यानी अगर हम लोगों ने कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन किया हुआ है या फिर हम लोगों ने चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन किया हुआ है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। यानी उन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जिसमें या तो कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ हो, मतलब हम लोगों ने जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, रेंट पे करने का 2 तरीका है भाई। या तो हम लोग कैश दे 500-500 का नोट दें, 2-2000 का नोट दें, या फिर हम लोग इसके जगह पे डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट करें, अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करें या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करें। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो सभी यहाँ से अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी तुरंत। ठीक है, और इसको आप सभी अब लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में। ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करना एक अल्टीमेट आपके पास ऑप्शन है पहले से ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों का क्या है भाई मेरे, जिन बच्चों का क्या है हिंदी मीडियम। ठीक है, वो लोग फटाक से चाहे तो यहां से अपना क्या कर लें, स्क्रीनशॉट लें और इसको आप अपना रिकॉर्ड करो और साथ ही साथ आप इसको याद करो। ठीक है, ताकि आपका जो 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सभी क्लियर होते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन भाई मेरे इसी पेज पर दिया गया है, दोनों का है, आप स्क्रीनशॉट लोगे आपका दोनों निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, और निश्चित ही ये 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस रेफर टू द फीस कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एनुअल बेसिस। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के द्वारा, संगठन के द्वारा जब उसके मेंबर्स से फी कलेक्ट किया जाता है एनुअल बेसिस पर। ठीक है, एनुअल बेसिस पर यानी वार्षिक जो फी हम लोग लेते हैं अपने मेंबर्स से, हम लोग उसे क्या कहेंगे, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस यूजुअली एनुअली टू कीप देयर मेंबरशिप एक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने मेंबरशिप को एक्टिव रखने के लिए उसके मेंबर्स के द्वारा जो ईयरली पे किया जाता है फी, ठीक है, उसे हम लोग सब्सक्रिप्शन कहते हैं। दिस फी हेल्प्स सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस एंड इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मोस्ट एनपीयूज। यानी ये जो फी मिलता है एनपीयू को, वो कलेक्शन तो किया गया मेंबर्स से, अब भाई करते क्यों हैं, वो मेरे पास क्या काम का होगा, एनपीओ उसका करता क्या है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक मेजर सोर्स है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है एनपीओ के लिए। ठीक है, और एनपीओ इसका करता क्या है भाई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है कैसे, उसके ऑपरेशंस के लिए। अच्छा, यहाँ ऑपरेशंस का मतलब क्या है, डॉक्टर के द्वारा किया गया चीरफाड़ नहीं ना, यहाँ ऑपरेशन कहने का मतलब होता है एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो एनपीओ का जो एक्टिविटी होगा, एनपीओ का जो काम होगा, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, और वो रुपए पैसे कहां से आएंगे हम लोगों का, तो एक सोर्स है भाई क्या, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट आप सभी के पास रख लो आप सभी, और साथ ही साथ आप इसको क्या करो, साथ में मेरे पढ़ो। ठीक है, कि ये लिखा हुआ क्या है, क्योंकि ये अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित ही आप सभी का ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ बताया और वो चीज इसमें लिखा हुआ है तो वो आपको आना भी चाहिए ना, तो आप इसे एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको हो सकता है कि ये 5 मार्क्स में पूछे। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछे, व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए, ये इसमें अगर 5 मार्क्स का पूछना होता है ना, तो ये साथ ही साथ इसके फीचर को भी जोड़ देता है साथ में,
कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, और साथ ही साथ आप इसके फीचर को भी लिखिए। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन देगा। लेकिन अभी जो इसका आंसर लिखा गया वो कैसा लिखा गया भाई, कि 5 मार्क्स वाला। ठीक है, अच्छा अगर इसका फीचर पूछता है ना, तो हम लोग देखेंगे कि इसके फीचर को भी हम लोगों ने इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी से आप इसके फीचर को निकाल सकते हो, मीनिंग से ही। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 को, कि व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सही आंसर, जो सही लिखने का तरीका है वो क्या है। ठीक है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक क्लब्स, चैरिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू डिटरमाइन देयर सरप्लस और डेफिसिट फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। यानी किसी एक पार्टिकुलर पीरियड के, पार्टिकुलर पीरियड मतलब विशेष समय काल। ठीक है, या जैसे एक लाइक 1 ईयर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं जैसे एक साल का अगर हम लोगों को, हमारे एनपीओ को उसका सरप्लस और डेफिसिट फाइंड करना है, तो इसके लिए उस ईयर के अंत में जिस अकाउंट को, जिस स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा, उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या डिटरमाइन करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, ये बनाया किसके द्वारा जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, तो ये सारा अलग अलग आपका फीचर भी यहां से निकलेगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा। ठीक है, it is similar to a profit and loss account used by profit oriented business। यानी जो प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब है जो कि प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसके जैसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न के जैसा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। द मेन पर्पस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू कैलकुलेट द नेट इनकम यानी कि सरप्लस और नेट लॉस यानी कि डेफिसिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके। ठीक है, उसी को शॉर्ट में लिखा गया कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेट इनकम यानी कि सरप्लस और नेट लॉस यानी कि डेफिसिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड। ओवर ए पीरियड मतलब हो गया 1 ईयर। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। चलिए ये फीचर है इसका। ठीक है, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और साथ ही साथ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, विच मींस इट रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। ये दूसरा फीचर है कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को लिखते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और साथ ही साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग करेंट ईयर के ही आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। जैसा आप लोगों ने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर को देखा हुआ था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग किसी भी वर्ष से रिलेटेड हो, ठीक है, रिगार्डलेस फॉर ऑल फाइनेंशियल पीरियड, मतलब वो किसी भी वर्ष से रिलेटेड हो, हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो करेंट अकाउंटिंग पीरियड का जो ट्रांजेक्शन होगा केवल उसी को हम लोग लिखेंगे, और उसमें से भी वो क्या होना चाहिए, केवल रिवेन्यू आइटम। इसका मतलब है कि अगर हम लोग मशीनरी खरीदे, फर्नीचर खरीदे, लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसे रिकॉर्ड करेंगे, जो रिवेन्यू नेचर का होता है, जो हम लोग बार बार पे करते हैं, जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कमीशन पे करना, इंटरेस्ट पे करना, ठीक है, और एडीएम का पे करना, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं इसमें। आगे है, इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल आइटम्स और प्रीवियस ईयर्स बैलेंसेस, यानी इसमें ना तो किसी प्रीवियस ईयर के बैलेंस को लिखते हैं और ना ही किसी कैपिटल आइटम को हम लोग इसमें लिखते हैं। और वो कैपिटल आइटम अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि जैसे बिल्डिंग खरीदना, लैंड खरीदना, फर्नीचर खरीदना, मशीनरी खरीदना, ठीक है, प्रिपेयर्ड ऑन एन एक्रूअल बेसिस। और आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि जब हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है। ठीक है, कौन से बेसिस पर, कैश बेसिस पर, जबकि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एक्रूअल बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। तो ये भी आप सभी का एक ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और साथ ही साथ एक फीचर बन जाएगा। द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय लिस्टिंग ऑल इनकम्स क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड रिलेटेड
टू दैट पीरियड, यानी इस अकाउंट में और इस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में हम लोग जो करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस है, उन सभी को लिखते हैं डेबिट वाले साइड में यानी एक्सपेंडिचर वाले साइड में, और इसके क्रेडिट वाले साइड में यानी कि इनकम वाले साइड में हम लोग सारे रिवेन्यू इनकम्स को लिखते हैं। जैसे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दो साइड हुआ, तो इस वाले साइड में हम लोगों को लिखना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे वाले साइड में लिखना है हम लोगों को रिवेन्यू इनकम। ठीक है, ये क्रेडिट का साइड था और ये वाला डेबिट का साइड है। आगे बढ़ते, द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर शोज एदर अ सरप्लस और अ डेफिसिट, यानी इस डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होगा उसे या तो हम लोग सरप्लस बोलेंगे या फिर हम लोग इसे डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, और ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ इसका एक फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, सिंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन सर्विस rather than profit, the surplus, if any, is reinvested into the organization to further its objectives rather than distributed as dividends। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग उस टाइप के बिजनेस को पढ़े थे जो कि प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न था, जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए चल रहा था। अभी प्रॉफिट अर्निंग के लिए चलेगा तो वो अपना प्रॉफिट तो विथड्रॉ करेगा, अपने घर के खर्चों के लिए वो ले जाएगा वापस, ठीक है, अपने घर। लेकिन अगर ये बिजनेस हमारा अभी कौन सा है, एनपीओ, ये प्रॉफिट अर्निंग तो है नहीं, तो इसमें प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जाता है बाकी के मेंबर्स में। तो यहाँ क्या किया जाता है भाई, उस प्रॉफिट को, तो उस प्रॉफिट को हम लोग हमारे उस एनपीओ में री इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब दोबारा से लगा देते हैं। और दोबारा लगाने के वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, फर्दर ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंड होगा वो अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़े। ये आप सभी के लिए हिंदी में, ठीक है, जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे रीड भी कर लेना एक बार। मेरे ख्याल से आप लोग ना पहले आप इसे रीड करो एक बार, ठीक है, जल्दी से फटाफट। ऐसा अभी मैं इसलिए बोल रहा ना आपको रीड करने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है, और अगर आप सभी इसे एक बार तुरंत पढ़ लेते हो तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे लिखोगे, फिर एक बार पढ़ोगे तो क्या भाई मेरे एग्जाम का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप सभी इसे पढ़ लेना अभी तुरंत। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, इसे पढ़ लो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। अब इसका मतलब क्या है कि मैं पिछले 3 क्वेश्चंस को नहीं पढ़ूं? भाई ऐसा नहीं करना, वो 3 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसके पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, मैं इसे पहले आप सभी को पढ़ के सुना देता हूँ कि ये क्या है, मतलब मैं समझा देता हूँ, उसके बाद एक शॉर्टकट बताऊंगा इसे याद करने का। ठीक है, मतलब आपने पिछले क्वेश्चंस को अगर याद किया हुआ है ना, तो ये समझो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो कैसे भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक का डिफरेंस है। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक का डिफरेंस है। सबसे पहले भाई कि हम लोग जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाए या कैश बुक को बनाए, तो क्या किसी डेट का कॉलम हम लोग लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? नहीं भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी डेट का जो कॉलम होता है वो हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे तरफ कैश बुक, इसको बनाते हुए हम लोग डेट वाइज बनाते हैं, इस वजह से डेट का कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, अब एंट्रीज जो किया जाता है, एंट्रीज आर मेड इन क्लासिफाइड फॉर्म। इसमें जो ट्रांजेक्शंस को हम लोग लिखते हैं वो क्लासिफाइड फॉर्म में होता है। और यहाँ है एंट्रीज आर मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पीरियड क्या होता है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाते हैं। और इधर क्या है, कैश बुक बनता है डेली बेसिस यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल कौन बनाता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
और दूसरे तरफ कैश बुक कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग। फिर चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस हो या फिर वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं चल रहा हो, दोनों इस एक कैश बुक को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, देयर इज नो कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। भाई अब क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो एक स्टेटमेंट है, तो इस वजह से हम लोग इसमें लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं लेते हैं, जबकि कैश बुक एक जर्नल है, तो इसमें हम लोग लेजर फोलियो का कॉलम लेते हैं। नेक्स्ट है साइड। लेफ्ट साइड इज रिसीप्ट साइड एंड राइट साइड इज पेमेंट साइड। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब आप लोग बना रहे होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट वाले साइड को बोलते हैं रिसीप्ट और क्रेडिट वाले साइड को हम लोग बोलते हैं पेमेंट। जबकि दूसरे तरफ लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड होता है किसमें भाई मेरे? कैश बुक में। ठीक है, तो आप सभी को ना इसको याद रखने का तरीका अब ये है कि आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर को अगर लिख देते हो तो एक आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक आपका रेडी हो जाएगा, जबकि दूसरे तरफ उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर को आप लिख दो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर को आप लिख दो इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड में, और बस बात खत्म। ठीक है, ये हो गया आपका 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्या है बेसिस ऑफ डिफरेंस? भाई कौन से बेसिस पर इन सभी को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है? इट इज समरी ऑफ कैश बुक एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। ये जो नेचर है उस नेचर के आधार पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो समरी ऑफ कैश बुक, ऑब्जेक्टिव भी है ये 1 नंबर का, एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। कैश बुक यानी कि कैश ट्रांजेक्शंस और बैंक ट्रांजेक्शंस का ये एक समरी होता है। इट इज अ समरी ऑफ करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी करंट ईयर में जितने सारे इनकम और एक्सपेंसेस को हम सभी ने किया है ये उसका समरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंट के बेसिस पर रेवेन्यू एंड कैपिटल। इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, फिर चाहे हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है या फिर चाहे हम लोगों ने सैलरी पे किया है। ठीक है, दोनों आएगा। इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर ओनली, इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ सैलरी को लिखा जाएगा, मतलब इसमें हम लोग कैपिटल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक रिसीप्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में हुए जितना सारा कैश हमारा या फिर बैंकिंग अमाउंट हम लोगों को रिसीव हुआ है उन सभी को इसके हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट वाले साइड में, यानी जितना सारा पैसा मिला है वो डेबिट वाले साइड में, और इसके डेबिट वाले साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के अंदर जितना हम लोगों को क्या हुआ है, हम लोगों ने अमाउंट पे किया है, यानी हमारा एक्सपेंसेस हुआ है एक साल में, और साथ ही साथ हम लोगों ने कितना हमारा अमाउंट पे किया है, लेकिन वो होना चाहिए वो कौन से ईयर से भाई मेरे? सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से। ठीक है, तो करेंट ईयर से रिलेटेड सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिर चाहे हम लोगों ने कैश पे किया हो या कैश पे नहीं किया हो, उन सभी को रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे डेप्रिसिएशन भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, आगे क्या है? क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स पेमेंट इन कैश एंड थ्रू चेक्स। ठीक है, यानी क्रेडिट वाले साइड में इनकम एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिसमें हमारा कैश गया हो, यानी कैश पेमेंट किया हो, फिर चाहे हम लोगों ने चेक के थ्रू पेमेंट किया हो, यानी कि जितना सारा पेमेंट होगा उन सभी को क्रेडिट वाले साइड में। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू इनकम को लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू इनकम को लिखते हैं, यानी जो करंट ईयर से रिलेटेड हो और जो पैसा बार बार मिलने लायक हो, जैसे कि सब्सक्रिप्शन या जनरल डोनेशन। ठीक है, मेंबरशिप फी वगैरह। ठीक है, जो बार बार मिलेगा उन सभी को लिखेंगे। क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स इनकम एंड गेन्स अर्न्ड इन द करंट अकाउंट पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड का। आगे क्या है? टाइप ऑफ अकाउंट। ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक रियल अकाउंट है, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी बताया था,
और ये आप कंफर्म याद रखो कि इन दोनों में से एक तो पूछना ही है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण जो इसका इनकम का सोर्सेस है, कहां कहां से इनकम जनरेट करता है एक एनपीओ, ये उसके बारे में क्वेश्चन है भाई। क्या है भाई? तो सबसे पहले तो सदस्यता शुल्क यानी कि मेंबरशिप फी, जिसे आप सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हो, दान एवं योगदान यानी कि डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस, सरकारी अनुदान यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स, कार्यक्रमों से आय यानी इनकम फ्रॉम इवेंट्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इनकम फ्रॉम मैच वगैरह। ठीक है, ब्याज से आय, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, या लेगेसी और वसीहत यानी कि लेगेसी एंड बिक्वेस्ट। ठीक है, ये इन सभी को हम लोग क्या मानेंगे? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब आगे है भाई, अभी अभी एक वर्ड हम लोगों को पीछे मिला था, लेगेसी। ठीक है, कि ये होता क्या है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि लेगेसी क्या आएगा, क्या होगा। ठीक है, लेगेसी रेफर टू ए टाइप ऑफ इनकम दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स थ्रू ए विल। ठीक है, यानी किसी के इच्छा से जो मिलता है किसको? एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो हम लोग क्या कहेंगे? उसे लेगेसी। लेकिन ये इच्छा कहने का मतलब उस टाइम में है भाई मृत्युपरांत, यानी किसी के मरने के बाद। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा निश्चित ही, इंटरटेनमेंट। ठीक है, इंटरटेनमेंट, वो अक्षय कुमार का मूवी था और जिसमें इंटरटेनमेंट नाम का एक कुत्ता था। ठीक है, और उस कुत्ते के नाम जो है वो पन्नालाल जोहरी ने अपना सारा एसेट अपना किसके नाम कर गया था? उस इंटरटेनमेंट कुत्ते के नाम। ठीक है, तो वो उस कुत्ते के लिए क्या होगा भाई मेरे? लेगेसी होगा। तो इसी तरीके से एनपीयू को किसी मरने वाले मेंबर के, किसी मरने वाले आदमी के इच्छा से, ठीक है, उसके विल से, उसके इच्छा से जो मिलता है उसे हम लोग लेगेसी कहते हैं। इट इज ए bequest or a donation left by someone in their will at the NPO after their death। ठीक है, यानी उसके डेथ के बाद उसके द्वारा जो छोड़ा गया है उसके इच्छा से, तो वो चीज या तो उसका डोनेशन भी हम लोग कह सकते हैं, और यही चीज एक एनपीओ के लिए लेगेसी कहलाता है। ए लेगेसी इज ए a legacy is typically a one-time receipt and is considered a capital receipt, not a recurring revenue item, which means it is not counted as part of the organization's regular income। अब आप इस बात को समझो, क्योंकि ये हमेशा हम लोगों को नहीं मिलता है भाई। अब आप लोगों को बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका कि किसी के जनरेशन में उसके जो पेरेंट्स होंगे या फिर उसके जो पूर्वज होंगे, उन लोगों ने अपना जमीन मंदिर के नाम, मस्जिद के नाम, स्कूल के नाम, हॉस्पिटल के नाम करके। मेरे ख्याल से ऐसे 2-4 लोग ही होंगे ना जो लोग अभी देख रहे हो, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, लेकिन वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ना एक एनपीओ को कभी कभी ऐसा ही होता है, कभी कभी ही ऐसा होता है कि वो उसे मिलेगा, जिसके वजह से हम लोग इसे रेकरिंग नेचर का नहीं मानते, यानी कि एक रिवेन्यू नेचर का नहीं होता है, ये कैपिटल नेचर का होता है। फिर हम लोग इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज वाले साइड में दिखाएंगे। इंस्टेड इट इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट under the capital fund or general fund section as it increases the organization's overall fund or assets। ठीक है, यानी इस वजह से मैंने अभी आपको कहा है कि क्योंकि ये हमारा रिवेन्यू नेचर का नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग इसे बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, और बैलेंस शीट में हम लोग इसे कहाँ लिखते हैं? तो कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे ओवरऑल फंड को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ हमारे एसेट को भी बढ़ाएगा। बाकी आप सभी के सामने इसका आंसर है, आप सभी एक बार इसे रीड करो। ठीक है, हिंदी में नीचे लिखा गया है, तो हिंदी वाले बच्चे भी इसे रीड कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे ताकि ये याद रह जाए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभकारी संगठनों के उदाहरण दीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब समझ लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये।
ठीक है। लेकिन इसको लिखने के पहले फिर से आपको एक लाइन लिखना है भाई मेरे ऊपर में, ताकि आप थोड़ा सा इसे बढ़ा सको, ठीक है। और वो क्या लिखोगे, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको केवल, या फिर हिंदी में लिखने वाले बच्चे लिखेंगे गैर लाभकारी संगठनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर आप लिख देते हो तो आपका एक लाइन भी आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर इसको लिखने के बाद भी आप नीचे एक लाइन का गैप मारो, उसके नीचे आप लिखो सारे एग्जाम्पल्स को, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका पेज थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन में अब इसका एग्जाम्पल्स में है क्या सब, भाई तो टेम्पल्स है, चर्च है, मॉस्क्यूज है, स्पोर्ट्स क्लब्स है, म्यूजिक क्लब्स है एंड सोशल क्लब्स है। अब इन्हीं सारे चीजों को हम लोगों ने हिंदी में लिख दिया है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, मंदिर, भारतीय ओलंपिक संघ, खेल परिषद इत्यादि, ठीक है। और साथ ही साथ इसी में एक आपका आ जाएगा आपका बोर्ड भी, ठीक है। जो बोर्ड है आपका बिहार बोर्ड, BSEB, ठीक है, ये भी आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। प्राप्तियां और भुगतान खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, और इसका इंग्लिश मुझे मिल नहीं रहा है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो 2 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन इसी के साथ साथ अगर फीचर जोड़ देता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और उसके फीचर्स को भी आप लिखिए तो वो बन जाता है फिर 5 मार्क्स का। फीचर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अभी आपको केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखना है। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड primarily by non-profit organizations such as charities and clubs to summarize all cash transactions during a specific period। यानी एक वर्ष के स्पेसिफिक पीरियड का मतलब हो गया 1 वर्ष, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक पीरियड यानी 1 वर्ष में उसके द्वारा जितना सारा कैश ट्रांजेक्शन किया गया है उन सभी को समराइज करने के लिए एक एनपीयू जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करता है। Here are its key features। अब इसके नीचे इसके फीचर्स को लिखा गया है। भाई आप इसमें लिख ही सकते हो कितना। अच्छा अगर आपको बढ़ाना होगा तो आप लिखो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज अ रियल अकाउंट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। यानी जो फीचर है ना उसी को आप क्या कर देना है, लाइन बाय लाइन लिख देना है। इन्हीं सारे फीचर्स को आपको इन सभी चीजों को हटा देना है, जैसे हम यहाँ लिखे हुए पर्पस और फॉर्मेट, इन दोनों को आप हटाओ और इन सारे को एक साथ सटा दो, बस बात खत्म है, ठीक है। ये बन जाना है हमारा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग, क्योंकि मीनिंग से ही तुम लोग फीचर निकालते हैं ना, तो सारे फीचर्स को अगर एक साथ हम लोग लिख दे तो वो उसका मीनिंग बन जाएगा, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है, लिखा गया है, तो एक बार आप सभी इसको रीड भी करना। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से रीड कर लेंगे, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से रीड कर लेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके, ताकि ये याद रहे। और याद होने के साथ साथ आप लोग अगर इसको लिखोगे तो आप इसे एक बार ऐसा करना कि आप रखना अपने साथ में, वो क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल वगैरह। और अगर आप इसको रखते हो अंडरलाइन कर करके लिखते हो तो आप समझना कि आपका थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज कैपिटल फंड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। कैपिटल फंड क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन भी है हमारा, आखिरी क्वेश्चन भी है हमारा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इसको हम लोग अब अच्छे से कर लेते हैं और हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सब्जेक्टिव था तो आपका 10 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर पहले पढ़ ले भाई, इतनी भी जल्दी क्या है, 10 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए ये तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। द कैपिटल फंड रेफर टू द एक्सेस ऑफ द एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी ये जो कैपिटल फंड है ये है क्या, तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एसेट्स का ज्यादा होना किससे, लायबिलिटीज से, लेकिन कहां पर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग इसे नाम क्या देंगे, कैपिटल फंड।
यानी डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड इन केस ऑफ या इन सिचुएशन ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक लाइन का था, लेकिन 2 मार्क्स के लिए आपको एक लाइन लिखने से तो काम चलेगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत बढ़ाकर ही लिखना है। ठीक है, आगे है इट रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेटेड फंड्स, यानी ये दिखाता है जो एक्यूमुलेटेड फंड है that the organization has generated over time through donations, grants and retained earnings which are utilized for fulfilling its objectives rather than for profit distribution। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी कुछ सरप्लस होता है उस सरप्लस को जो इसके मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं एज ए डिविडेंड, बल्कि इसे रख दिया जाता है उसी नॉन प्रॉफिट कंसर्न में ही वापस लगा दिया जाता है, ताकि वो फ्यूचर में उसके पास फंड अवेलेबल हो पाए, तो कैपिटल फंड हम लोगों को दिखाता है कि पूरे टाइम में अभी तक हम लोगों ने डोनेशन से, ग्रांट से या फिर रिटेंड अर्निंग कहने का मतलब होता है प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में लगा देना, बिजनेस में मतलब अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा से लगा देना। तो इन सभी के द्वारा अभी तक हम लोगों ने कितना एक्यूमुलेटेड फंड इकट्ठा किया है, आगे है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, मतलब कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा। द कैपिटल फंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है भाई, कैपिटल फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, बस यहीं से निकल आना है। वेयर टोटल एसेट्स दिस इंक्लूड ऑल रिसोर्सेज owned by the organization such as cash, investment, fixed assets like buildings and equipment and inventories। ठीक है, यानी इस एसेट में हम लोग किसे रखेंगे, तो एसेट कहने का मतलब अभी उन सारे आइटम को बोलेंगे जिस पर ऑनरशिप किसका है भाई, एक एनपीओ का है, जिसमें एग्जांपल में क्या सब आ सकता है, कैश और बैंक का बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट में क्या है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, या फिर इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ इन्वेंट्री कहने का मतलब होता है जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या फिर स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स वगैरह। ठीक है, इन सभी का स्टॉक। आगे है टोटल लायबिलिटीज, this includes all the obligations or debts that the organization owes to external parties such as loans, accounts payable and other liabilities। यानी इसके लायबिलिटीज में हम लोगों को किसको रखना है भाई, तो ये जो अकाउंट पेएबल लिखा जा रहा है ना, इस अकाउंट पेएबल को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स, एंड अदर लायबिलिटीज। साथ ही साथ इसमें और क्या सब हो सकता है, एक्सटर्नल पार्टीज का जो भी कुछ है, सच एज लोन्स, जैसे बैंक से लिया हुआ लोन। ठीक है, तो ये सभी हमारा लायबिलिटीज है। तो एसेट्स को एसेट्स वाले साइड में, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज वाले साइड में, और फिर दोनों को घटा देना है और घटाने के बाद जो लोगों को बैलेंस मिलेगा उस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड बोलेंगे। ठीक है, और एक बार आप सभी मेरे साथ साथ आप इसे रीड कर लो। ठीक है, रीड करने के बाद ये आपके दिमाग में रह जाना है, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। और हिंदी वाले बच्चे यहाँ से एक बार इसे रीड कर लेंगे, जैसे ही आप इसे रीड करते हो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में रह जाएगा। आसान भाषा में हम लोगों ने इसे लिखा है, तो अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप कंफर्म समझो कि यहाँ से 2 मार्क के ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अच्छा 10 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, क्या ये एक्चुअल में 10 है, और क्या इस 10 से 15 क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप समझना इस बात को कि इस 10 से ना और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने कहीं लिखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और उसके फीचर्स को, तो साथ ही साथ हम लोगों का यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट में फीचर्स, ये विशेष डिफरेंसेस क्या सब है। ठीक है, तो अगर एक जगह कोई क्वेश्चन लिखा ना तो उसमें बहुतों क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है। या अगर हम लोगों ने ये डायरेक्टली लिख दिया है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स को बताइए, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट पेमेंट के डिफरेंस को बताइए, तो आप समझिए यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल सकता है कि 2 क्वेश्चन क्या से बोल सकता है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझना। और अगर आप बोलते हो ना कि यहाँ क्वेश्चन 10 है भाई मेरे,
तो उस क्वेश्चन जो 10 है ना उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक था ना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर क्या था, और दूसरे जगह हम लोग लिखे हुए थे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो जो होता है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट उसी से ना फीचर निकल के आया है। तो आपको केवल एक चीज याद करना है कि रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट होता क्या है, उसका पूरा बड़ा सा आंसर याद कर लो तो फीचर ऑटोमेटिक वहां से निकल जाएगा। तो हम लोगों ने उसको सेपरेट कर दिया, इस वजह से ये टोटल 10 है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा होगा सेशन, वो पार्टनरशिप पर बेस्ड होगा। तो इसके पहले कि हम लोग पार्टनरशिप को स्टार्ट करें, आप सभी को इसको नोट डाउन करना है आपके अपने नोटबुक में, और साथ ही साथ आपको क्या करना है ना, 2-4 दफा इसको लिखना भी है याद करके, ठीक है। क्या कि ताकि आपका लिखने का जो हैबिट है ना, वो लिखने का जो एकदम स्पीड में और सुंदर राइटिंग के साथ वो आपका बना हुआ रहे, ठीक है। और बाकी आप सभी को अगले सेशन के लिए वेट करना है थोड़ा, तब तक हम लोग हमारा इसका जो नेक्स्ट सेशन का वीडियो होगा वो अपलोड करेंगे। इससे पहले आप सभी इसको याद करो, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए मजे करें और जय हिंद।